Hello students, I am Alok. How are you all? Today we are going to start chapter 2nd of Geography, Natural Resources, Land and Soil. इस चैप्टर में जिन रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो रिसोर्सेज हैं लैंड रिसोर्सेज एंड सॉइल रिसोर्सेज। अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की लाइक लैंड, सॉइल एंड वाटर, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनसे हम अदर रिसोर्सेज भी डेवलप कर सकते हैं लाइक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। स्किल की यूज़ से, टेक्नोलॉजी की यूज़ से हम इजीली नेचुरल रिसोर्सेज से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लैंड रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है लैंड रिसोर्सेज, क्योंकि लैंड से ही हमें मिनरल्स मिलते हैं, फॉरेस्ट भी लैंड पर ही पाए जाते हैं, लाइफ फॉर्म्स भी लैंड पर ही है लाइक ह्यूमन, प्लांट, एनिमल। और बिलो द सरफेस की बात करें तो सॉइल भी हमें लैंड से मिलती है। और अगर बात करें वाटर की तो अंडरग्राउंड वाटर, रिवर्स और लेक ये भी लैंड पर ही होते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन जो है वो भी लैंड पर ही रहती है। और अगर हम बात करें टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ की तो टोटल सरफेस ऑफ अर्थ का 29% पार्ट जो है वो लैंड है, बाकी के 70% पे या ओशियन और सीज हैं। ओके, मीन्स बाकी पूरे सरफेस पे पानी ही पानी है, सिर्फ 29% जो पार्ट है वो लैंड कवर किए हुए हैं। पर बात करें हम कि टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की तो 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 30% पार्ट ऑफ लैंड पर रहती है। ओके, मीन्स 30% पार्ट ऑफ लैंड पर 90% पॉपुलेशन रहती है, बाकी की 70% लैंड पर 10% पॉपुलेशन है या वो पूरे वीरान पड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं जो लैंड सरफेस है वो हर जगह एक सी नहीं होती है। कहीं पर प्लेन्स हैं, अपलैंड और प्लेट्यूज हैं, हिल एंड माउंटेन्स हैं, मीन्स कहीं मैदानी इलाका है, कहीं पठार हैं और कहीं पहाड़ हैं। और अगर हम बात करें क्लाइमेट की तो कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है, कहीं बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है लाइक आर्कटिक एरियाज, नॉर्थ पोल, साउथ पोल के, या डेजर्ट हुआ या हाई माउंटेन्स हुआ जहाँ अनफेवरेबल फॉर ह्यूमन एक्टिविटी, मीन्स जो ह्यूमन एक्टिविटी के लिए फेवरेबल नहीं है। अब आपके सामने ये वर्ल्ड मैप है, इसमें हम देखेंगे कि लैंड का किस तरीके से कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो ये ग्रीनिश एरिया है फॉरेस्ट एरिया विद टिम्बर, ऑल्सो एरियाज ऑफ हंटिंग, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है जहाँ से हमें लकड़ी मिलती है और साथ में यहाँ शिकार भी किया जाता है, फिशिंग भी होती है और एग्रीकल्चर भी थोड़े बहुत पैमाने पर की जाती है। ग्रीनिश एरिया में आप देखोगे जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, रशिया और म्यांमार का थोड़ा पार्ट आ रहा है। ये एरियाज़ कैसे हैं जहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा है। उसके बाद जो ऑरेंज एरिया है वो क्या शो कर रहा है, डेजर्ट एंड वेस्टलैंड, मीन्स रेगिस्तान या फिर निर्जन भूमि, मीन्स वीरान भूमि। यहाँ पर बहुत ही कम पैमाने पर खेती की जाती है। उसके बाद एक जो ग्रेश एरिया है वो आप देख रहे होंगे, उसमें क्या क्या है, एनिमल फार्मिंग और लार्ज फार्म्स, मीन्स पशुपालन यहाँ पर ज़्यादा किया जाता है। इसमें आप देख रहे होंगे अफ्रीका, एशिया में चीन का कुछ पार्ट है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का भी कुछ पार्ट यहाँ पर है। उसके बाद आप देख रहे होंगे येलोइश एरिया, इसमें फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स, मीन्स फसल की खेती होती है लाइक ग्रेन्स, व्हीट, राइस और साथ में पशुपालन भी होता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इंडिया भी है, चाइना का कुछ पार्ट है, यूरोप का बहुत बड़ा पार्ट है इसमें, और नॉर्थ अमेरिका में भी कुछ पार्ट है जहाँ पर फसलों की खेती की जाती है। उसके बाद जो पिंक एरियाज़ है वो शो कर रहे हैं आपको मत्स्य पालन, मीन्स जो मछली पालन होता है उसको शो कर रहे हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर है, ज़्यादातर आप देखोगे जो कंट्रीज़ की ओशियन बाउंड्रीज है, मीन्स कोस्टल एरियाज है, वहाँ पर फिशिंग ज़्यादा की जाती है। नाउ वी सी लैंड यूज़। लैंड यूज़ होता क्या है, जब हम लैंड को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं लाइक एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया, बिल्डिंग या हाउसेस बनाने के लिए यूज़ किया, एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज, ऑफिसेज, इन सब के लिए अलग अलग पर्पस के लिए जब हम लैंड को यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है लैंड यूज़। अब लैंड का यूज़ हम डिटरमाइन कैसे करते हैं कि किस लैंड को किस यूज़ के लिए लेना है, तो इसके लिए कुछ फिजिकल फैक्टर्स दिए गए हैं लाइक टोपोग्राफी, सरफेस ऑफ लैंड की जो स्टडी होती है इसे टोपोग्राफी बोलते हैं। ओके, सॉइल,
क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि लैंड का किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। तो क्या होंगे फिजिकल फैक्टर्स? टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब फिजिकल फैक्टर्स के अलावा कुछ ह्यूमन फैक्टर भी होते हैं, लाइक पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। जहाँ पर पॉपुलेशन अच्छी होगी, टेक्नोलॉजी होगी, वहाँ लैंड का यूज़ ज़्यादा होगा। जहाँ पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी कम होगी, वहाँ लैंड का यूज़ कम होगा। अब अगर हम लैंड की बात करें तो ऑनरशिप के बेसिस पे इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ प्राइवेट लैंड, सेकेंड इज़ कम्युनिटी लैंड। तो जब किसी पीस ऑफ लैंड को एक सिंगल पर्सन ऑन्ड करता है उसे हम बोलते हैं प्राइवेट लैंड, ओके। और जब ग्राम सभा या विलेज पंचायत किसी लैंड को ऑन्ड करती है उसे बोलते हैं हम कम्युनिटी लैंड। अब प्राइवेट लैंड किस पर्पस के लिए होती है? कैटल फार्म्स, एग्रीकल्चर लैंड, ओके। कम्युनिटी लैंड किसके लिए होगी? फ्रूट, नट्स, मेडिकल प्लांट्स, फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, ओके। अब जो कम्युनिटी लैंड है उसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। मीन्स उस लैंड से जो आम पब्लिक है वो भी अपना काम निकाल सकती है, उस लैंड को अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकती है। अब आप ये चार्ट देखिए, इसमें कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ हैं, उनमें लैंड यूज़ का पैटर्न बताया गया है कि मीन्स किन किन चीज़ों में लैंड को यूज़ कर रहे हैं वो। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो 6% लैंड क्रॉप लैंड के लिए यूज़ होती है, मीन्स फसल उगाने के लिए। 56% लैंड पास्चर के लिए यूज़ होती है, मीन्स चारागाह जानवरों के लिए। 40% ऑफ लैंड फॉरेस्ट के लिए यूज़ होती है, मीन्स 40% लैंड पर जंगल है। 24% लैंड अदर पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। ब्राज़ील की बात करें, 9% फॉर क्रॉप लैंड, 20% फॉर पास्चर, 66% फॉर फॉरेस्ट एंड 5% फॉर अदर यूज़। मीन्स ब्राज़ील में 66% फॉरेस्ट के लिए, मीन्स सबसे ज़्यादा लैंड ये फॉरेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर जंगल ज़्यादा है। कनाडा की बात करें तो 5% फॉर क्रॉप लैंड, 4% फॉर पास्चर, 39% फॉर फॉरेस्ट एंड 52% फॉर अदर यूज़। मीन्स क्रॉप लैंड, पास्चर, फॉरेस्ट को छोड़ के अदर यूजेस के लिए कनाडा में लैंड का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। चाइना की बात करें तो 10% फॉर क्रॉप लैंड, 34% फॉर पास्चर, 14% फॉर फॉरेस्ट एंड 42% फॉर अदर यूज़। चाइना में भी सबसे ज़्यादा लैंड जो यूज़ हो रही है वो अदर पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। फ्रांस में 35% फॉर क्रॉप लैंड, 21% फॉर पास्चर, 27% फॉर फॉरेस्ट, 17% फॉर अदर यूज़। यहाँ की अगर बात करें तो ये लोग एग्रीकल्चर पे ज़्यादा बेस है, मीन्स 35% जो लैंड है वो फसल उगाने के लिए यूज़ हो रही है। इंडिया की बात करें तो 57% फॉर क्रॉप लैंड, 4% फॉर पास्चर, मीन्स चारागाह के लिए काफ़ी कम लैंड है हमारे पास, जानवर पशुपालन के लिए काफ़ी कम जगह है। 22% फॉर फॉरेस्ट, जंगल जो है वो 22% है। 17% फॉर अदर यूज़, मीन्स 17% जो लैंड है वो इन तीनों को छोड़ के अदर पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। तो इंडिया में हमने क्या देखा कि 57% सबसे ज़्यादा लैंड किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है? क्रॉप लैंड, मीन्स फसल उगाने के लिए। आपको पता ही है जो इंडिया की मेन एक्टिविटी है वो क्या है? फार्मिंग, एग्रीकल्चर। ऐसे जापान की बात करें तो 12% फॉर क्रॉप लैंड, 2% फॉर पास्चर, 67% फॉर फॉरेस्ट, मीन्स जहाँ पर जंगल ज़्यादा है, 29% फॉर अदर यूज़। रशिया में 8% फॉर क्रॉप लैंड, 5% फॉर पास्चर, 44% फॉर फॉरेस्ट एंड 44% फॉर अदर यूज़। यहाँ पर फॉरेस्ट और अदर यूज़ के लिए लैंड ज़्यादा यूज़ हो रही है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द लैंड यूज़ इन इंडिया। तो इंडिया में अगर हम बात करें कि लैंड का यूज़ किस पैटर्न पे है, तो उसके लिए जो डेटा है हमारे पास वो सिर्फ 93% पार्ट का है। जो 7% का लार्ज पार्ट है नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ में, उसको चाइना एंड पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड करके रखा है, तो उसका सर्वे हमारे पास नहीं है। तो हम बात करें 93% की, तो जो आधे से ज़्यादा लैंड है हमारी वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है? एग्रीकल्चर के लिए। ये हमने टेबल में भी देखा जो रिसेंटली हमने डिस्कस किया। तो लैंड यूटिलाइजेशन इंडिया कैसा है? फॉरेस्ट के लिए 22.57% लैंड यूज़ हो रही है, मीन्स जंगल के लिए 22.57% लैंड है। बैरन एंड वेस्टलैंड कितनी है? 6.29%, मीन्स ऐसी ज़मीन जो बंजर पड़ी हुई है।
एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज 7.92%, मीन्स ऐसा एरिया जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए है वो कितना है 7.92%। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड 3.45%, मीन्स चारागाह है जहाँ पर जानवर जो हैं घास वगैरह चरते हैं वो कितनी लैंड है 3.45। अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स 1.10%, मीन्स अदर डिफरेंट टाइप्स के पौधे वगैरह के लिए जो लैंड है वो कितनी है 1.10%। कल्टिवेटेबल वेस्ट लैंड 4.41%, मीन्स ऐसी जगह जो उपजाऊ है लेकिन अभी वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, वो कितनी लैंड है 4.41%। फैलोज अदर देन करेंट फैलो 4.41%, करेंट फैलो 7.03%, नेट सॉन एरिया 43.41%, मीन सबसे ज़्यादा सॉन एरिया है 43.41%। नाउ वी सी चेंजिंग लैंड यूज़। अब आप देख रहे होंगे कि जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जो लैंड की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। अब हमें और ज़्यादा लैंड चाहिए, तो अब क्या हो रहा है उसकी वजह से एग्रीकल्चर, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज एंड सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं। हमें और ज़्यादा लैंड चाहिए तो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ों के लिए उस लैंड को यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं और एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। ओके, उसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड्स, मीन्स जो पहाड़ खिसक जाते हैं, सॉइल एरोजन, जो मिट्टी है वो बह जाती है, डेजर्टिफिकेशन, मीन्स जो लैंड है वो बंजर हो रही है, रेगिस्तान में बदल जा रही है। ओके, तो काफ़ी सारे मेजर थ्रेट्स हैं एनवायरनमेंट के लिए इन सब चीज़ों से। तो चेंजिंग लैंड यूज़ में हमने क्या देखा कि हम एनवायरनमेंट को मेजर थ्रेट्स दे रहे हैं, मीन्स हम लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड कंजर्वेशन की। तो लैंड डिग्रेडेशन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। जब लैंड की क्वालिटी और कंडीशन कम हो जाती है, ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन। अब इसके क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड की डिमांड बढ़ रही है, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, क्वेरिंग मीन्स क्या होता है, शिकार करना, ओवर ग्रेजिंग आप जानते ही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को चराना, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों की कटाई, माइनिंग मीन्स खदान वगैरह। तो उस वजह से जो लैंड है उसकी क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही है। और जो टॉक्सिक इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस हैं, मीन्स इंडस्ट्रीज़ की यूज़ से जो केमिकल वगैरह हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, खेतों में पेस्टिसाइड्स वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लैंड में क्वालिटी जो है वो लगातार गिरती जा रही है। तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और लैंड कंजर्वेशन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लैंड अगर नहीं होगी तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे, लोग माइग्रेशन करने लगेंगे, मीन्स एक देश से दूसरे देश में जाने लगेंगे, क्योंकि वहाँ की अगर लैंड ही ख़राब हो गई तो वो वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, उनको अदर लैंड से जो नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, हमें क्रॉप रोटेशन ज़रूरी है, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, फॉरेस्ट बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक, ये सारी चीज़ें करनी होगी, तब हम लैंड को कंजर्वेट कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे सॉइल रिसोर्स की। तो सॉइल होती क्या है, ये अर्थ की जो सरफेस है उसकी एक थिन लेयर होती है जिसमें मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, जो कि रॉक से, डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल से, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉइल वाटर, सॉइल एटमॉस्फेयर से ब्रेक डाउन होके बनती है। ओके, इसमें कई सारे मिनरल होते हैं जो कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैटर के होते हैं, जो प्लांट और एनिमल लाइफ दोनों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब सॉइल जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस है, मीन्स इसमें 4 टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं, लाइक सिलिका, क्ले, चॉक और ह्यूमस। जो सिलिका है वो क्या होता है, ये कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सैंड होते हैं, मीन्स सैंड का ही एक पार्ट होते हैं, जो कि वेरी स्मॉल क्रिस्टलाइन ऑफ ग्रेन्स में पाए जाते हैं। क्ले, ये सिलिकेट्स और कंटेन्स सेवरल मिनरल्स लाइक आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, इन सब का एक मिक्सचर होता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है चॉक, जो हम बोर्ड पर यूज़ करते हैं वही चॉक है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। फोर्थ है ह्यूमस,
ह्यूमस क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रिमेन्स, एनिमल मैन्योर्स और डेड एनिमल से फॉर्म होता है, इनके डीकम्पोजिशन से फॉर्म होता है। अब जो सॉइल का कलर हमें डार्क दिखता है, मीन्स ब्लैक दिखता है, वो किसकी वजह से दिखता है? वो ह्यूमस की वजह से दिखता है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की। तो सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्लो होती है। कुछ सेंटीमीटर्स लेयर ऑफ सॉइल बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के। फर्स्ट है नेचर ऑफ पेरेंट रॉक्स, द रिलीफ और टोपोग्राफी, द क्लाइमेट, द फ्लोरा फोना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल एंड टाइम फैक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ पेरेंट रॉक की। मीन्स मिट्टी की जो बनावट होती है, सॉइल की जो बनावट होती है, टेक्सचर होता है या स्ट्रक्चर होता है, वो बेस करता है पेरेंट रॉक पे। पेरेंट रॉक ओरिजिनल फॉर्म्स होते हैं जिनके बेसिस पर सॉइल फॉर्मेशन होता है, मिट्टी जिनके बेसिस पर बनती है। ओके, तो जैसे ग्रेनिटिक रॉक्स हैं, उनसे जो सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो कोर्स लॉमी होता है, मीन्स थोड़ा मोटा होता है। और जो बेसल्टिक रॉक्स हैं उनसे जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? क्लियर लोम टेक्सचर, मीन्स थोड़ी पतली मिट्टी या महीन मिट्टी होती है। ओके, अब हम बात करते हैं द रिलीफ और टोपोग्राफी की। तो टोपोग्राफी मीन्स क्या होता है? कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, मीन्स कहीं पहाड़ है, कहीं मैदानी इलाका है और कहीं पठार वगैरह है। तो अलग अलग क्लाइमेट की वजह से, अलग अलग सरफेस एरिया की वजह से स्लोप जो सॉइल फॉर्मेशन है वो भी अलग अलग होता है। ओके, जैसे हम बात करें प्लेन्स की, यहाँ पर हीट भी काफ़ी रहती है और मॉइस्चर भी रहता है, मीन्स मैदानी इलाका जो है वहाँ पर हॉट क्लाइमेट रहता है और मॉइस्चर भी रहता है, तो यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी तेज़ी से होता है। और बात करें हिली एरियाज़ की, तो जहाँ वहाँ पर क्या होता है कि जो सॉइल है, थिन सॉइल, वो वाटर की वजह से नीचे की ओर बहकर आ जाती है। ओके, तो वहाँ पर जो सॉइल फॉर्मेशन है वहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं होता। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट भी एक मेन डिटर्मिनेंट है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। क्लाइमेट में जो टेम्परेचर वगैरह चेंज होता है उसकी वजह से अलग अलग एरियाज़ में सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस भी अलग अलग हो जाती है। अब हम बात करेंगे फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। फ्लोरा फोना क्या होते हैं? मीन्स जो पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे जीव हैं, लाइक अर्थवॉर्म्स, तो उनकी वजह से भी सॉइल फॉर्मेशन में इफेक्ट पड़ता है। ओके, जिन जिन सॉइल्स में ह्यूमस रिच क्वांटिटी में होता है, मीन्स जो डेड प्लांट और जो डेड एनिमल्स हैं उनको डीकम्पोज करके ह्यूमस बनता है, तो जिन सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा होता है उनकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, और जिन सॉइल्स में अर्थवॉर्म, आंट्स, टर्मेट्स वगैरह रहते हैं उससे सॉइल में फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं एयर को प्लांट्स की रूट्स तक पहुंचने में। ओके, तो डेड प्लांट्स और एनिमल्स क्या कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल को? ह्यूमस, जिसकी वजह से उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा आ जाती है। अब लास्ट में आता है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि कई सारे साल लग जाते हैं सॉइल को फॉर्म होने में। ओके, तो टाइम फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल की। सॉइल को अलग अलग 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। सबसे टॉप में होती है टॉप सॉइल और ए ओरिजिन। ओके, टॉप सॉइल एक लेयर है जिसे हम ए ओरिजिन भी बोलते हैं। ये सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है। इसमें ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा होता है। ह्यूमस आप लोग जानते हैं क्या होता है? डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स का जो डीकम्पोजिशन फॉर्म होता है, जिसकी वजह से सॉइल में फर्टिलिटी बढ़ती है। अब जो सेकेंड लेयर है वो होती है सब सॉइल, जिसे हम बी ओरिजिन भी कहते हैं। ये सब सॉइल जो है वो स्मॉल रॉक पार्टिकल्स और न्यूट्रिएंट्स से बनी होती है। यहाँ पर जो रेन वाटर है, मीन्स बारिश का पानी, वो भी इकट्ठा इसी लेयर में होता है। कई सारे मिनरल्स रेन वाटर की वजह से वास्ट आउट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? लीचिंग। थर्ड लेयर जो है वो है पेरेंट रॉक की, जिससे सॉइल फॉर्म होती है ओरिजिनल रॉक्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेरेंट रॉक। तो ये थर्ड लेयर में पाए जाते हैं। यहाँ पर ह्यूमस जो है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है। यहाँ पर
पेरेंट रॉक जो थर्ड लेयर है, यहाँ पर मिनरल, रॉक पीस और सॉइल तीनों चीज़ें मिलते हैं। फोर्थ लेयर जो है वो है रॉक, बेड रॉक, जिसे हम डी हॉरिजन भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर ये पेरेंट रॉक के नीचे पाई जाती है और यहाँ पर सॉलिड रॉक्स रहते हैं और ऊपरी सतह पर सॉइल रहती है, मीन्स मिट्टी रहती है। अब हम बात करेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया की। डिफरेंट टाइप्स की सॉइल इंडिया में पाई जाती हैं। ये एक दूसरे से अलग हैं क्योंकि अलग अलग क्लाइमेट है इंडिया में हर जगह का, और डिफरेंट टाइप्स के पेरेंट रॉक पाए जाते हैं अलग अलग जगह। तो उस वजह से इनकी मिनरल कंपोजिशन, टेक्सचर, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक कंटेंट एक दूसरे से अलग है। सबसे फर्स्ट टाइप की जो सॉइल है वो है एल्यूवियल सॉइल। ये वो सॉइल है जो नदियों द्वारा हिमालय से प्लेन्स की तरफ बहकर आती हैं। ओके, मीन्स हिमालय से नदियाँ जिस सॉइल को मैदानी इलाके की तरफ बहा कर लाती हैं उसे बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। ये ज़्यादातर दो नदियाँ करती हैं, रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र। ये हिमालय से मिट्टी बहा कर लाती हैं और मैदानी इलाके में इसे इकट्ठा कर देती हैं, इसे बोलते हैं हम एल्यूवियल सॉइल। इस पे जनरली 2 क्रॉप्स ग्रो करते हैं हम, शुगर कैन एंड व्हीट। ओके, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया ये सारे प्लेन्स में आता है, मीन्स मैदानी इलाकों में आता है। यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो एल्यूवियल सॉइल को कलेक्ट करती है। ओके, यहाँ पर व्हीट की खेती ज़्यादा होती है और शुगर कैन की खेती ज़्यादा होती है। नाउ वी सी ब्लैक सॉइल। ये फॉर्म होती है वॉल्केनिक रॉक से। इसमें आयरन और मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब जो महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, यहाँ पे जो डेक्कन प्लेट्यू है जहाँ पर लावा डिपॉजिट हुआ था वहाँ पाई जाती है। ओके, इस सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि इस पर कॉटन उगाया जाता है। और जो लोकलाइट्स हैं इसे रीगोर सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीगोर। अब बात करते हैं लेड सॉइल की। ये ओल्ड जो रॉक्स हैं, ओल्ड रॉक्स, उनमें जो फिजिकल चेंज की वजह से ब्रेक डाउन होता है उससे फॉर्म होती है। रेड सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है एल्यूवियल सॉइल से। ये रेड कलर की होती है, क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड रहता है। ये कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न घाट्स पर, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पाई जाती है। इसमें मॉइस्चर नहीं होता है। इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं? ग्राउंड नट्स, टोबैको, मिलेट्स। ओके, नाउ वी सी लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल जो है वो कोर्स होती है, मीन्स मोटी होती है, और इसमें ग्रेवल एंड स्टोन के पीसेस होते हैं। ओके, कलर में ये ब्राउनिश होती है और ये बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी इस सॉइल में नहीं होती है। ओके, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल ये नहीं है। इस सॉइल के फॉर्मेशन में वेदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मीन्स मौसम। ये सॉइल जो है ईजिली ब्रेक हो जाती है, लेकिन जब ये ड्राई हो जाती है, मीन्स सूख जाती है, तो ये बहुत ही हार्ड हो जाती है। किस चीज़ के लिए ये यूज़ होती है? फॉर ग्रोइंग कोकोनट, कैश्यू, टी एंड कॉफ़ी। इंडिया में अगर हम बात करें कि लैटराइट सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो डेक्कन प्लेट्यू इन द ईस्ट, कवरिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड उड़ीसा, एंड स्मॉल पार्ट ऑफ छोटा नागपुर इन द नॉर्थ वेस्ट एंड मेघालय इन द नॉर्थ ईस्ट। अब हम बात करते हैं सैंडी डेजर्ट ऑयल की। ये ऑयल राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात में पाई जाती है। ओके, इस सॉइल में हम डेट्स, कोकोनट, कैश्यूनट और ग्राउंडनट को उगाते हैं। अब हम बात करते हैं माउंटेन सॉइल की। दिस सॉइल इज़ अंडर फॉर्मेशन। ये सॉइल जो है ये अंडर फॉर्मेशन कहलाती है, मतलब पूरी तरह ये सॉइल बनी नहीं है, सॉइल धीरे धीरे बन रही है। जो हिमालय है, या फिर हम बात करें जो हिमालय की वैली है, वहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है। Now we see soil erosion. Soil erosion is the process of detachment and transportation of soil particles. मीन्स जो soil particles हैं वो टूटकर या उड़कर या बहकर एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंच जाते हैं उसे हम बोलते हैं soil erosion. Soil erosion makes the land barren. Both human natural factor cause soil erosion. Soil erosion जो है वो लैंड को बंजर कर देते हैं, मीन्स वहाँ पर पेड़ पौधे ये सब नहीं आते फिर। और इसके जो फैक्टर्स हैं वो ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं, नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, मीन्स जो एनिमल ओवर ग्रेजिंग करते हैं, मीन्स जो घास है या फिर जो पेड़ पौधे हैं उनको खा जाते हैं,
ठीक है। तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ों को हम काट देते हैं, आपको पता है पेड़ों की जो रूट्स रहती हैं वो सॉइल को पकड़े हुए रहती हैं। ओके, तो जब हम पेड़ ही नहीं रहेंगे तो सॉइल जो है वो एक जगह से बहकर दूसरी जगह पहुंच जाएगी। इम्प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन, अब कल्टीवेशन की जो इम्प्रॉपर मेथड यूज़ कर रहे हैं फार्मर्स, उसकी वजह से भी सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इरोजन हो रहा है उसका। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब कई बार आपने देखा होगा कि जो लैंड है उसको क्लीन करने के लिए जो सूखी उस पर चारा वगैरह रहता है उसको जला देते हैं, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन हो रहा है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सॉइल कंजर्वेशन। अब जो सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उससे बचाने के लिए सॉइल को हम कंजर्वेट करते हैं। ओके, इसके लिए कई सारी मेथड्स हैं, जैसे कॉन्टोर फार्मिंग। ये जनरली जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। इसमें हॉरिजेंटली क्रॉप को ग्रोन करते हैं और साथ में बीच बीच में डैम्स बना देते हैं, जिनसे जो सॉइल्स है वहाँ आकर कलेक्ट हो जाती है, फालतू बहती नहीं है। उसके बाद टेरेस फार्मिंग है, ये भी हम हिली एरियाज़ पर करते हैं। एक टेरेस हम बनाते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसकी वजह से जो सरफेस है वो फ्लैट हो जाता है और सॉइल है वो नीचे की तरफ बहती नहीं है। इससे भी हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। फिर है इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स जो हैं अल्टरनेट रोज में हम सोन कर देते हैं, जिससे सॉइल जो है वो रेन वाटर से बच जाती है, कि मीन्स बारिश के पानी में बहने से बच जाती है। उसके बाद शेल्टर बेल्ट्स हैं। शेल्टर बेल्ट्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारे कोस्टल एरिया है या ड्राई रीजन है वहाँ पर लाइन से पेड़ लगा देते हैं, जिससे विंड मीन्स जो आंधी है या हवा चलती है उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है और सॉइल इरोजन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है, इट प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कवर ओवर द सॉइल, स्टेबलाइज सॉइल टेम्परेचर, रिटेन सॉइल मॉइस्चर एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन। इसमें हम एक जो सॉइल का टेम्परेचर है उसको स्टेबलाइज कर देते हैं मॉइस्चर के थ्रू, जिससे सॉइल इरोजन रुक जाता है, क्योंकि मिट्टी अगर गीली होगी तो वो बहेगी नहीं। उसके बाद अफॉरेस्टेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना अफॉरेस्टेशन कहलाता है। ट्रीज़ ज़्यादा होंगे विंड ब्रेक होगी, साथ में जो सॉइल है उस पर रूट्स जो है उसकी पकड़ भी होगी, जिससे सॉइल इरोजन रुकेगा। उसके बाद है प्लगिंग ऑफ गलीज। This is done by building dams of stones, fixing netting or planting trees across the wind movement for protecting soil cover। मीन्स सॉइल को कवर करने के लिए चारों तरफ पेड़ लगा दो या स्टोन्स के डैम्स बना दो, उससे सॉइल इरोजन रुक सकता है। अब हम बात करते हैं सॉइल डिग्रेडेशन की। सॉइल की जब क्वालिटी डिक्लाइन हो जाती है, मीन्स कम हो जाती है, उसको हम सॉइल डिग्रेडेशन बोलते हैं। ओके, इससे फर्टिलिटी कम हो जाती है सॉइल की, जिसकी वजह से अच्छी फसल नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न बाय अडॉप्टिंग कंटोर प्लगिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। जो हमने कंटोर फार्मिंग पढ़ी है ना, उसको यूज़ करके हम सॉइल डिग्रेडेशन से बच सकते हैं। अफॉरेस्टेशन और प्लांट ट्रीज, ये मेथड भी हमने सॉइल कंजर्वेशन में पढ़ी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है हमें। स्टॉप एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड मशीनरी फॉर फार्मिंग। फार्मिंग में ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ ना करो, मशीनरी यूज़ ना करो, फर्टिलाइजर्स यूज़ ना करो। टू पुट बायो फर्टिलाइजर मेड अप ऑफ कैटल डंग, फ्यूल ऐश, डिकेड प्लांट एनिमल। हमें बायो फर्टिलाइजर यूज़ करना है, लाइक जो कैटल डंग है, गोबर हुआ, फ्यूल ऐश है मीन्स जो राख वगैरह है उसके थ्रू, डेड प्लांट और एनिमल का जो डिकम्पोज्ड मटेरियल है उसके थ्रू। प्रिवेंट एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट बाय सूटेबल इरिगेशन मेथड, प्लांटिंग साल्ट रेजिस्टेंस प्लांट। मीन्स ऐसे यूज़ करना है हमें मेथड जिनमें जो सॉइल है उसमें साल्ट से हम उसको बचा सकें, मीन्स नमक से उसको बचा सकें। इससे भी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो घटती है। कंट्रोल सॉइल एसिडिफिकेशन थ्रू करेक्ट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ क्रॉप्स। मीन्स क्रॉप्स का हम सही तरीके से यूज़ करें, फर्टिलाइजर्स का हम सही तरीके से यूज़ करें, जिससे सॉइल एसिडिफिकेशन ना हो, मीन्स सॉइल में एसिड की मात्रा ज़्यादा ना हो। तो ये हमारा चैप्टर यहीं ओवर होता है। अब इसके जो कीवर्ड्स हैं, सेल्फ एवेल्यूएशन है,
फिल इन दी ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।